नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। लेकिन बता दें कि ये गणित शिक्षण का तीसरा सेट जा रहा है, याद रखिएगा तीसरा सेट जा रहा है। और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से कवर किया गया है इसमें, ताकि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं हमारे चैनल पर, तो जाके पहले परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आप लोगों से गुजारिश है कि जितने लोग हैं एक बार लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जरूर से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ सकें। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न ये कर रहा है कि निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। देखिए प्रमुख समस्या पूछा है। अगले जो टॉपिक्स में आप लोगों को रखा गया था क्लास में, उसमें क्या था, शिक्षण में एक समस्या है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख समस्या रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला करा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की ज्ञान की नींव का कमजोर होना, ये भी एक प्रमुख समस्या है। और दूसरा करा है अध्यापक की विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान, ठीक है, पर्याप्त ज्ञान, ठीक है, पर्याप्त ज्ञान नहीं होना, यहाँ पे टाइप करने में छूट गया है, पर्याप्त ज्ञान न होना। और तीसरा करा है बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। अगर शरीर और मानसिक अगर उसकी सही नहीं है तो आप कितना भी ज्ञान दे दें वो नहीं सीख सकता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा पहले का जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर पहले के जाएगा हमारा चौथे के साथ, ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबकी सहभागिता की बात किया है। तो यहाँ पे करा है गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, यानी गणित शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे पहला करा है निर्देशक, यानी उपदेश देना, उपदेश देना। और यहाँ पे करा दार्शनिक, यानी दर्शन देना, यानी किसी के बारे में, विचार के बारे में प्रस्तुत करना। और यहाँ पे तीसरा करा है मित्र, यानी सहयोगी की, यानी सहयोगी की बात करा है उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। निर्देशक होता है, जो छात्र और शिक्षक का संबंध होता है निर्देशक के रूप में होता है, यानी उसे निर्देश देना कि कौन सी गलत है कौन सी सही है। दार्शनिक, किसी के उदाहरण दे के बताना। और तीसरा करा है कि मित्र, मित्र का मतलब ये नहीं है कि आप अपने समवयस्कों जैसा मित्र नहीं, यहाँ पे मित्र का यहाँ पे शिक्षक का मित्र का उपयोगी यहाँ पे इस तौर पे आप रख सकते हैं कि आपकी जो कठिनाई जहाँ पे फंस रहे हैं, आपको उस कठिनाई से निकालना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। आपकी समस्याओं को दूर करना यही शिक्षक कर्तव्य होता है, ना कि आपकी जो सहयोगी मित्र हैं उनके द्वारा कि आप कुछ भी बक देते हैं अपने मित्र से। लेकिन आप यहाँ पे शिक्षक के तौर पे देखेंगे तो उसे सहयोगी के, यानी जहाँ भी आप फंस रहे हैं जेडपीडी का सहारा वहाँ पे शिक्षक देगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। बता दें कि बीच बीच में आप लोगों को एक नोट्स भी रखे गए हैं, ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर होती चले, डाउट जो है क्लियर होते चले, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा ये करा है कि गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति एक प्रमुख समस्या, यानी रुचि नहीं ले रहे हैं वो प्रमुख समस्या है। विषय में बच्चों की रुचि पैदा करने के लिए, यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें उनकी रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रभावी तरीका अपनाएंगे, यानी कौन सा तरीका अपनाएंगे उन्हें रुचि उत्पन्न करने के लिए गणित शिक्षण में। तो देखिए पहला यहाँ पे करा है कि बच्चों, यहाँ पे कमजोर बच्चों की अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था। देखिए अतिरिक्त यहाँ पे कक्षाओं की अगर व्यवस्था करेंगे तो उनका आगे का सब्जेक्ट जो है वो छूट जाएगा और ये समय की बर्बादी भी हो सकती है, ठीक है। तो और दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि समय विभाग चक्र में गणित शिक्षण को अधिक, अगर अधिक क्लास देंगे तभी भी अगला क्लास जो है उसके लिए प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और उन जो शिक्षक हैं पढ़ाने वाले, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे पर्यावरण के हो, चाहे हिंदी के हो, अंग्रेजी के हो, उनको प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें तब उनके कालांश जो है छोटे क्रम में मिलने लगेगा। 40 से यहाँ पे 35 से 20 मिनट का मिलने लगेगा, जिसमें उनका कालांश पूरा नहीं हो पाएगा। ये भी हो सकता है, गलत होगा ये। और तीसरा कहा है विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदने से नहीं होगा, उतना ही पुस्तकें चाहिए हमें जितना बालक को ज्ञान की जरूरत हो। तो अगर खेल विधि के द्वारा दिया जाए, यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि खेल विधि शिक्षण में कराने जाने से आप बालक में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अब कहेंगे कि कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉल ले सकते हैं और एक ये लकड़ी नुमा जो बना रहता है अल्फ़ाबेट, इसमें क्या करते हैं आप यहाँ पे बॉल को रख सकते हैं और कहेंगे कि इसमें गिनते हुए ना, यहाँ पे बॉल को इस कील में डालते चलिए, तो गिनेगा भी और यहाँ पे डालेगा भी, तो कहेगा कि हाँ इतना हो गया और उसे जोड़ते चलेगा, ठीक है, जोड़ते चलेगा। तो इसमें क्या होगा, बालक जो होता है खेल खेल में सीख लेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स रखे गए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है फैक्ट, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए
प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना किस प्रकार से नींव होता है? वीक बेस ए मैथमेटिक इन प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पे बच्चों का जो गणित है वो उसका नींव का कमजोर होना, ये किसको दर्शाता है? देखिए पहला कहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या ये भी है कि छात्रों का यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण में बहुत कमजोर रूप होना, जिसके कारण वहाँ पे माध्यमिक स्तर पर जब छात्र गणित को कठिन से समझ लेते नहीं पाते हैं तो इसी कारण से गणित शिक्षण के प्रति उनकी रुचि कम हो जाती है। इस प्रकार के कारण माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, यानी यहाँ पे प्राथमिक स्तर से लेके या प्राथमिक स्तर पे उनकी नींव कमजोर रहेगी तो उच्च स्तर पे वो जो गणित है उसको समझने में उनको कठिनाई होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, देखिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि बालक की शारीरिक और मानसिक जो योग्यता होती है, जो उनकी कठिनाई होती है, वो बहुत ही प्रभाव पड़ता है सीखने में। तो यहाँ कह रहा है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन एजुकेशन, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि गणित शिक्षण के अंतर्गत छात्रों का शारीरिक तथा मानसिक रूप में स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ताकि अगर शरीर आपकी मानसिक स्थिति जो है बुखार उखार होता है तो आप नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि सर आपका भारी होता है, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि, एकाग्रता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार के मानसिक विकृति, शारीरिक यहाँ पे रुग्णता तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों के शिक्षण का प्रतिकूल पड़ता है। और यहाँ पे देखिए शारीरिक मानसिक रूप का स्वस्थ होना शीघ्र ही थक जाता है, ठीक है, अगर अस्वस्थ हैं तो शीघ्र ही आप पढ़ने से ऊब जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों पे देख लेते हैं। प्रश्नों हमारा क्या कर रहा है, हर प्रश्न के बाद, हर 3 या 4 प्रश्न के बाद आप लोगों को नोट लेंगे और उसे सही से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट बनाते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि गणित समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? निम्न में से क्या आवश्यक है? पहला यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक का व्यवहार उचित हो, दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाना जाए, और तीसरा कह रहा है कि सभी विषयों की अभ्यास कार्य के शिक्षण विधि से किए जाएं, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए चौथे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए चौथे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा। शिक्षण की व्यवहार उचित हो, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत भेदों को अपनाया जाए, और यहाँ पे कह रहा है कि विषय की, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सभी विषयों के अभ्यास कार्य के शिक्षण की विधि में अपनाया जाए, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो नहीं, देखिए यहाँ पे सभी का देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए गणित समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न से आवश्यक है, किसका आवश्यक है, किसके द्वारा आवश्यक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक का व्यवहार उचित हो, यही सही होगा। अगर कठोर रवैया रहेगा, कितना भी सिखाएगा, आप नहीं सीख पाएंगे। व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपना, देखिए अपनाने जाने की बात कर रहा है, एक तो गलत हो गया, तो चौथा आपका राइट आंसर नहीं होगा। व्यक्तिगत भेदों को अपनाएंगे तो बालक क्या होता है, उसमें हमेशा झगड़ा करेंगे, ठीक है। अगर व्यक्तिगत भेदों को अपनाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, सभी को एक साथ लेके व्यक्तिगत भेदों को एक आप माध्यम बनाइए सीखने का, न कि अपनाना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और सभी विषयों का अभ्यास कार्य के शिक्षण में सभी विषयों को कर सकते हैं, लेकिन अगर गणित शिक्षण की बात किया है तो इसमें सभी विषयों को शामिल नहीं कर सकते, अलावा विज्ञान के। विज्ञान और गणित को शामिल कर सकते हैं और किसी को भी नहीं शामिल कर सकते, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ना तो तीसरा होगा, ना तो चौथा होगा, ना तो दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला होगा। और आप लोगों को क्यों पहला होगा ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे गणित जो होती है, गणित प्लस विज्ञान हो सकती है, विज्ञान का मेल जोल हो सकता है, लेकिन पर्यावरण का इसमें मेल जोल नहीं हो सकता। आप बताइए कि पर्यावरण में कहाँ पे आप गणित का प्रयोग कर सकते हैं? आप बाल विकास में कर सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में कहाँ कर सकते हैं? तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। ना ही ये होगा, ना ही ये, ना ही ये, चौथा कुछ नहीं होगा, पहला राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 5वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 5वां प्रश्न ये कह रहा है, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? कौन सी प्रमुख समस्या है वर्तमान समय में? आप लोगों को पहले के उसमें पता चला होगा कि वर्तमान में गणित शिक्षण की समस्या क्या है। यहाँ पे प्रमुख समस्या की बात किया है कि प्रश्न किस प्रकार से रख सकता है ये कोई नहीं जानता। तो चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि गणित शिक्षक शिक्षण विधियाँ, दूसरा कह रहा है कि गणित उपकरणों का प्रयोग करने में क्षमता, और तीसरा कह रहा है कि कक्षा संचालन की योग्यता, और चौथा कह रहा है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो राइट आंसर हमारा 5वें का क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे ना ही चौथा जाएगा, ना ही तीसरा जाएगा, ना ही दूसरा। हमारा राइट आंसर जाएगा पहले के साथ। क्यों पहले के साथ जाएगा? देख लीजिए यहाँ पे गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, यानी शिक्षक जो होता है किस प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालक को सिखा सकता है। शिक्षण विधि में आपको पता होगा कि खेल विधि भी आती है, ठीक है, खेल विधि भी आती है। आप लोगों को पता होगा खेल खेल में सिखाना, यानी शिक्षक किस विधियों का प्रयोग करके बालक को सिखा रहा है। गणित उपकरणों का प्रयोग की क्षमता, देखिए उपयोग करने की क्षमता तो हो सकती है, लेकिन किसके द्वारा हो सकती है? केवल
शिक्षक कर सकता है, छात्र तो नहीं कर सकता है ना। कक्षा संचालन की योग्यता, संचालन यानी यहाँ पे सुचारू रूप से चालू रखने की क्या व्यवस्था है। आपकी क्लास में कभी आ सकते हैं बालक, कभी कम आ सकते हैं, कभी ज़्यादा आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी योग्यता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कक्षा संचालन की बात किया है। और शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान होकर क्या करेगा, जिसका आप प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रतिकूल, यहाँ पे कह रहा है कि प्रति अनुकूल एवं उक्त कथन दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, कह रहा कि बच्चे का जो वातावरण है सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, वातावरण में क्या करता है, बालक अपने वातावरण में सहज रूप से किसी भी घटनाओं को सीख लेता है, क्योंकि जो वातावरण होता है बच्चे का, उसमें क्या होता है, उसमें उसको दबाव नहीं दिया जाता है। ठीक है, दबाव नहीं दिया जाता है, उसके परिवेश में क्या हो रहा है, अनायास ही वो सीख लेता है। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कुछ लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक पुस्तक का दुकान देखेंगे और जाते ही आप उसको देख लेंगे कि यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन आप अनायास ही ये सीख लेंगे कि उस दुकान का नाम क्या है। ठीक है, और कभी कोई पूछेगा तो कहेंगे कि इस दुकान पे, इस नाम की दुकान पे आप जाएंगे तो आपको पुस्तक मिल जाएगी। तो देखिए अनायास ही आपने पुस्तक लिया, लेकिन पुस्तक की दुकान का नाम आपको याद हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, दूसरा कह रहा है वातावरण की शुद्धता वायु को, और तीसरा कह रहा है कि बच्चों की चतुराई, और चौथा कह रहा है शिक्षण की विशेषता को। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा। देखिए ये मिलता जुलता प्रश्न है पहले वाले से, पांचवें प्रश्न से मिलता जुलता है। देखिए शुद्ध वायु से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आपका वातावरण कैसा है, माहौल कैसा, उससे आप वायु से क्या लेना देना है। ठीक है, आप क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास में आप वायु से क्या लेना देना है। आप एसी लगा सकते हैं, एक शुद्ध हवा आएगी, शुद्ध हवा तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बच्चों को राहत मिलेगी गर्मी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुद्ध वायु से कुछ नहीं लेना देना है, आप पेड़ लगाइए, अच्छे से मिलेगा। चतुराई, ठीक है, बच्चों की चतुराई से क्या होता है, अधिक ज्ञान होने के बावजूद भी बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो उसकी चतुराई जो होती है विद्यालय में फेल हो जाती है। आप क्या करेंगे, अगर आप कोई प्रश्न बालक से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे तो आ रहा है, लेकिन अगर उल्टा वही बालक आपसे पूछ देगा तो आप सोचने लगेंगे। तो बालक ये सोचेगा कि मुझे तो नहीं आ रहा था, इनको भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए हमारा पहले के साथ जाएगा, शिक्षक की व्यवहार महत्व को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहा है, गणित शिक्षण का समय और अवधि। देखिए उस प्रश्न से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गणित शिक्षण की समय और अवधि क्या होनी चाहिए। देखिए टाइम एंड यहाँ पे प्रोवाइड आप मैथमेटिक टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता है तो यह थकान का अनुभव करने लगता है। यानी किसी कार्य को आप करते रहते हैं तो आप थकान की अनुभव कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। थकान अनुभव होने से सीखने की प्रक्रिया में यहाँ पे शिथिलता यानी कम उत्पन्न हो जाती है। यानी आपकी जो सोचने विचारने की जो शक्ति है, थकान होने के कारण थोड़ा सा कम होने लगता है, यानी कम कार्य करने लगता है। और विद्यालय में समय चक्र बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए हर पीरियड को 40 से 45 मिनट रखा जाता है, या फिर 35 मिनट रखा जाता है, याद रखिएगा हर पीरियड, ताकि बालक जो होता है ऊब न जाए। ठीक है, और यहाँ पे गणित जैसे कठिन विषयों को पहले तथा सरल समय विषयों के समय चक्र के बाद पढ़ाने की व्यवस्था। यानी पहले शुरुआत में ही आप क्या करिए, गणित मत डालिए उनके ऊपर प्रभाव पढ़ाते समय। ठीक है, आप सेकेंड से या थर्ड से शुरू कर सकते हैं गणित पढ़ाने के लिए। पहले से एकदम अच्छे प्रश्नों को बताइए, जैसे हिंदी हो गई, पर्यावरण हो गई, ये उनके वातावरण से जुड़ी हुई है। अगर उसमें उन्होंने एकदम सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत की, यानी सुबह की पहली क्लास की, तो उनका जो होता है उच्च मनोबल हो जाता है। ठीक है, तो गणित को दूसरे या तीसरे क्लास चक्र में रखना चाहिए। समय चक्र में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक कक्षा के समय अवधि कितनी होनी चाहिए। वही हमने कहा 30 से 35, 35 से 40 हो सकती है। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शिक्षक से लिया गया है। करा अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान न होना। देखिए करा है कि यहाँ पे लॉक ए कनेक्ट नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट टू टीचर। यहाँ पे बात करा है कि टीचर का अध्यापक का विषय के प्रति यहाँ पे सही ज्ञान न होना क्या दर्शाता है। देखिए अध्यापक का किसी विषय में संबंधित ज्ञान, अनुभव एवं योग्यता आदि बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी आपका ज्ञान क्या है, आप एक शिक्षक हैं, आप अपने ज्ञान के द्वारा किस प्रकार से बालक को प्रभावित कर रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि अध्यापक को अपने विषय की गहन जानकारी नहीं है तो वह छात्रों को
कुछ बहुत नहीं दे पाता है, यानी कुछ अधिक ज्ञान नहीं दे पाते हैं। इसके विपरीत यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वो क्या करता है, आत्मविश्वास के साथ छात्रों को नवीन ज्ञान देने में सक्षम होता है तथा उसका शिक्षण प्रभावी होता है, यानी अच्छा होता है, उच्च होता है। बालक रुचि लेते हैं। आकलन गणित शिक्षण में बहुत जुड़ी हुई एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, तो राइट आंसर चलिए देख लेते हैं प्रश्नों पे। देखिए, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार क्लास में कैसा होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है बिहेवियर ऑफ टीचर, यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहला कह रहा है यहाँ पे देखिए कि शिक्षक का व्यवहार छात्रों के सीखने के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, यानी आप किस प्रकार से सिखा रहे हैं उस पर प्रभावित करता है छात्रों पे। और शिक्षक में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए, यानी आप किस प्रकार से पढ़ाने की शैली आप प्रस्तुत कर सकते हैं वो सभी गुण आप में होने चाहिए, सभी गुण होने चाहिए। इसके व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला, निपुणता और मृदुभाषी संयम आदि गुण हैं। तो छात्र कक्षा में वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख सकेंगे। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर है तो छात्र उसकी कक्षा में पलायन करने लगते हैं, यानी ऊब जाते हैं और कक्षा से बाहर जाने लगते हैं, जो शिक्षण के दौरान एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। देख लेते हैं प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, प्रश्न ये करा है कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना किसकी समस्या, यानी जो हमारी यहाँ में जो भविष्य में जो शिक्षण विधियाँ आ रही हैं, ठीक है, उसका प्रयोग न करना किसकी एक समस्या है। पाठ्य पुस्तक की है, शिक्षण की है, विद्यालय की है, अभिभावकों की है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। सातवें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं शिक्षण विधियों का भविष्य को देखते हुए, यानी अपने आधुनिक को देखते हुए, करण को देखते हुए अगर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका जो हमारा कठिनाई स्तर होगा ये आपका शिक्षण की होगी। ठीक है, शिक्षण को आप क्यों नहीं उनके अनुरूप ढाल रहे हैं, यानी नई नई तकनीकी से बालक में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे क्या होता है, पहले बुक में पढ़ते थे सभी लोग, तो उसमें उनकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती थी। ठीक है, किस प्रकार से चित्रण किया जाता। लेकिन आज के ज़माना ये है कि आपको एक टेबलेट मिल जाता है, और उसमें सभी कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अधिक जिज्ञासा लेते हैं और बार बार आप उनमें हर चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, बिना किसी संकोच के। अगर शिक्षण ही अच्छी नहीं है, शिक्षण विधियाँ ही नहीं है तो विद्यालय में आपका जाना निरर्थक है। अभिभावकों का कोई लेना देना नहीं है। अभिभावकों का कार्य ये है कि शिक्षण किस प्रकार से कराया जाए, और पाठ्य पुस्तक से भी लेना देना नहीं है। पाठ्य पुस्तकों को आप किस नई तकनीकी के द्वारा बालकों में उत्पन्न कर रहे हैं जिज्ञासा, वो लेना देना है। तो राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 8वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है और सबसे पहले कमेंट किसका आता है। जिस प्रकार से कल आप लोगों ने फटाफट कमेंट किया था, संजय बाबू, रिया जी और छाया जी और राजवंती जी, इन लोगों ने बहुत ही, और पूजा जी, इन लोगों ने बहुत ही फटाफट प्रश्नों को उत्तर दिया था। तो चलिए आप देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। देखिए, पहला ये करा कि शिक्षण, यहाँ पे करा है कि शिक्षण संबंधित, यानी शिक्षण यहाँ होगा। ठीक है, शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से यहाँ पे क्या उपाय अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला करा है कि प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। दूसरा करा है कि गणित विषयों में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित कर देंगे। और तीसरा करा है कि बच्चों से उचित दृष्टिकोण का विषय करेंगे। और चौथा करा है यहाँ पे कि हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा। यहाँ पे देखिए, भानु प्रकाश जी ने भी बहुत ये अच्छे से प्रश्नों को दिया था। सबसे पहले उनका भी प्रश्न आता है और सभी लोगों का आता है। ठीक है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि किसका पहले आता है, लेकिन सभी लोगों का जितना भी आता है एकदम अच्छे से प्रश्न का उत्तर आता है। तो इसका देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले किसका आता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर 8वें का क्या होगा। देखिए, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, बच्चों में उचित दृष्टिकोण, यानी किस प्रकार से आप जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, बालक की मानसिक सोचने विचारने की शक्ति कितनी है, ये उसके सोचने विचारने पे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यानी उनकी दृष्टिकोण क्या है, उसकी रवैया क्या है, उस पर निर्भर करती है। प्रधानाचार्य से आप शिकायत करेंगे तो बालक क्या सकता है, आपकी क्लास से भाग भी सकता है, आज जाके अदर क्लास में एडमिशन करा सकता है अगले विद्यालय में। और यहाँ पे देखिए करा है कि गणित शिक्षक कमजोर बालकों को क्या करना चाहिए, परिवर्तित। अगर परिवर्तित कर देंगे तो आपके सिखाने का लाभ ही क्या हुआ, आप एक गणित शिक्षक के रूप में है, आपका लाभ, आपका कर्तव्य क्या हुआ कि आप परिवर्तित कर दें विषय, उसका पर्यावरण में कर दें। गणित का बालक है तो नहीं, ये गलत होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारा चौथा राइट गलत वैसे भी हो जाएगा और तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, 9वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी यहाँ पे अध्यापन क्रियाएं अपनानी चाहिए। पहला कह रहा है समस्या प्रस्तुत करना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों
छात्रों क्रियाकलाप यानी छात्र की क्रिया को सही दिशा देना, और चौथा तीसरा करा है कि छात्रों का मूल्यांकन करना, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए 9वें का। देखिए 9वां तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को 2 बार मिला है। ठीक है, दोनों बार आप लोगों ने सही किया है, तो इस बार भी सही करिए। देखिए कह रहा है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने की बात कर रहा है, तो एक अध्यापक का क्या कर्तव्य होगा। तो पहला कह रहा है समस्याओं की प्रस्तुत यानी समस्या प्रस्तुत करना। यानी देखिए बालक के समक्ष जब तक समस्या न होगी तब तक बालक क्या होता है, चिंतन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये भी होगा छात्र क्रिया को सही यानी किस मार्ग से उन्हें जाना है। ठीक है, उनकी जो क्रिया है यानी करने की जो योग्यता है उसे किस दिशा में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ताकि वो सही ढंग से सीख सकें। ये भी हमारा राइट हो गया। छात्रों का मूल्यांकन यानी गणित शिक्षण के बाद उनका मूल्यांकन करना चाहिए, इसलिए मूल्यांकन करना चाहिए ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उसे दूर किया जा सके। और राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा होगा। चलिए कुछ फैक्ट हैं 10वें के बाद फैक्ट है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि गणित से यहाँ पे गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना चाहिए, और तीसरा कह रहा है बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए, 10वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए मनोरंजन स्थान देना चाहिए, गणित में मनोरंजन स्थान यानी कहने का मतलब ये है कि खेल के द्वारा सिखाना चाहिए। मनोरंजन का तात्पर्य ये नहीं कि वीडियो गेम दिखाना, यहाँ पे खेल से संबंधित है। क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देनी, बालक जो कर रहा है ठीक है करके सीखने का प्रयत्न कर रहा है उसको महत्व देना। ठीक है, ये भी सही है हमारा। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के अवसर देखिए जहाँ भी हो वो भी सही होगा आपका, सबसे पहले वही सही होगा। अगर ये तीनों सही है तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा होगा, चौथा हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी क्या ध्यान रखना चाहिए अभ्यास कार्य देते हुए। पहला कह रहा है कि अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, दूसरा कह रहा है अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे 11 का क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि उद्देश्य स्पष्ट हो, यानी उसका आंसर सही हो, और उद्देश्य स्पष्ट हो मतलब ये है कि वो जो आप प्रश्न दिए हैं वो कितना स्पष्ट रूप से रखा गया है बालक के सामने कि उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये भी हमारा सही हो गया। और दूसरा कह रहा है कि अभ्यासकार की गति, यहाँ पे कह रहा है गति का तात्पर्य ये है कि न ज़्यादा कठिन हो न ज़्यादा सरल हो, मीडियम रखा जाए, जो आप बताए हैं उनके अनुसार हो, उनकी योग्यता के अनुसार हो, उनकी स्तर के अनुसार हो, ये भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है पुनरावृत्ति की उचित कालांतर, यानी उनको दोहराने यानी उनकी समस्या में कोई कमी आ रही है तो उन्हें दोहराने का अवसर दिया जाए। तो देखिए ये भी सही हुआ और उपयुक्त सभी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणित शिक्षण की शिक्षण विधि क्या करा है कि टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिक टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है, साथ ही प्रत्येक शिक्षक का यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ाने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है, तथा सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते, यानी सभी छात्र जो होते हैं एक ही विधि से नहीं सीख पाते, उन्हें विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया सरल एवं लाभप्रदायी हो, जो शिक्षण विधियाँ का आप प्रयोग कर रहे हैं बालकों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सीखना, करके सीखना, और निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि द्वारा सीखना, यानी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं, जैसे समूह में गणित सिखाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और यहाँ पे करा आदि अलग अलग महत्व है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक छात्रों को रुचि के अनुरूप उन्हें शिक्षा न देकर यहाँ पे पुरानी विधियों का ही निर्भर रहता है। यहाँ पे देखिए नई शिक्षा की जो वहाँ पे आई थी आधुनिक शिक्षा का प्रयोग करना उसी से संबंधित है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहा है कि व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या। देखिए क्लास उसमें था ना व्यक्तिगत ज्ञान के भेदों को बढ़ावा देना उसमें क्लास में, तो वही यहाँ पे रखा गया है कि इस प्रकार से यहाँ पे कहा है कि प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला कहा है हमारा कि प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति आदि अलग अलग होती है, यानी जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि, क्षमता, योग्यता जो होती है अलग अलग होती है, एक समान नहीं होता है। ठीक है, किसी की तीव्र होती है, किसी की कम होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कुछ छात्र को तो अध्यापक द्वारा यहाँ पे प्रदत्त ज्ञान को आसानी से आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन कुछ देर से कर पाते हैं, बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं कुछ बालक। सामान्यतः एक कक्षा में अध्यापक को 3 प्रकार के छात्रों का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ 3 प्रकार के सामना तो करना पड़ता है कि मेधावी जो अच्छे से सीख लेता है, एक सामान्य बालक जो धीरे धीरे सीख लेता है, और यहाँ पे पिछड़ा बालक जो सीख नहीं पाता है, उसे अधिक उसको जो शिक्षण विधियाँ को अलग से प्रयोग करके सिखाई जाती है। इसी समस्याओं को व्यक्तिगत भेद की समस्या संज्ञा दी गई है। आजकल शिक्षक अपने शिक्षण को यहाँ पे व्यवस्था अनुरूप सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में असफल हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने
तीसरा देखिए इफेक्ट है यहाँ पे, तीसरा इफेक्ट ये करा है कि अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था न होना। यहाँ पे देखिए करा है कि लॉक ए पेपर डिवीजन, यहाँ पे करा है अरेंजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला करा है अभ्यास गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। गणित शिक्षण के में अभ्यास का उचित विभाजन नहीं है। गणित शिक्षण में अभ्यास का मापदंड आवश्यक है। अभ्यास उतना होना चाहिए जितना कि एक छात्र में उसे बिना रुके थकावट के अनुभव कर सके, और यहाँ पे प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण में अभ्यास की प्रक्रिया का सुचारू रूप से सम्मान करना चाहिए, जो गणित में एक प्रमुख समस्या है। आवश्यकता से अधिक अभ्यास कराने से भी बालक सीखते हैं, यानी जो स्तर है, जितनी उसकी योग्यता है, उससे अधिक नहीं कराना चाहिए यहाँ पे अभ्यासकार। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अपना 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी की समस्या, यानी कौन सी समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति यहाँ पे रुचि उत्पन्न की जा सकती है। पहला, शिक्षण विधियों की समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रेरणा द्वारा की समस्याओं को दूर करने के लिए, यहाँ पे अभिरुचि द्वारा, यहाँ पे। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर कोई भी। ठीक है, कोई नहीं, तो राइट आंसर हमारा 12वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिक्षण विधियों के द्वारा की गई समस्याएं। यहाँ पे देखिए अगर शिक्षण विधियां हैं तो आपकी समस्या नहीं हो सकती है, और अभिरुचि के द्वारा समस्या, आपकी अभिरुचि यानी आपकी रुचि है, तो समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है, नहीं हो सकता। अगर ये देखिए 2 गलत हो गए तो ये तीसरा भी गलत ही है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रेरणा द्वारा की समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करके उनकी समस्याओं को दूर करने का एक उत्तम उपाय है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए, यानी सुगम बनाने के लिए कौन सा एक शिक्षक में गुण नहीं होना चाहिए। पहला यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक योजना तैयार न करना। यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक जो वर्ष के अंत में परीक्षाएं होती हैं उसका तैयार न कर पाना। और दूसरा कह रहा है कि गणित के विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान। और तीसरा कह रहा है कि अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। और चौथा कह रहा है पक्षपात रहित व्यवहार। तो राइट आंसर क्या होगा 13वें का, जल्दी से बताइए। देखिए 13वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। क्यों पहले के साथ जाएगा, देखिए पक्षपात रहित व्यवहार, यानी विद्यालय में पक्षपात नहीं करना है। सभी विद्यालयों सभी बच्चों को क्या करना है, समान रूप से लेके एक साथ चलना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा करा अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। जितना अभ्यास कार्य करेंगे उतना ही उनका ज्ञान अस्थायी होगा, ये भी सही होगा। और यहाँ पे दूसरा करा है कि गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान। जो शिक्षक है उसको गणित में उपयुक्त ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप बालक से कोई प्रश्न पूछ दे रहा है कि बालक सर 2 + 2 - 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 या 6 हो जाएगा, तो आपको गणित में उपयुक्त ज्ञान नहीं है। जबकि इसका राइट आंसर होगा, अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 2 घटा देंगे तो राइट आंसर हमारा 2 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए योजना तैयार न करना, यहाँ पे ये जरूरी है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 14वां प्रश्न ये करा है कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत ही कमजोर हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। पहला करा है कि स्तर पर उन बच्चों की नींव, यानी स्तर, यानी कि कौन से स्तर पे, यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। देखिए कुछ शब्द होते हैं वो हाइड होते हैं, ठीक है, उसे आपको वहाँ पे रखना पड़ता है अपने आप, ठीक है, उन प्रश्नों को रख के तब आप सेट कर सकते हैं। तो दूसरा करा है कि शारीरिक रूप से उन बालकों का स्वस्थ होना। और तीसरा करा है कि आपका उन पर ठीक से ध्यान ना देना। और चौथा करा है कि उपयुक्त में से कोई भी, यानी कोई भी हो सकता है उपयुक्त में से। तो कौन राइट आंसर है, जल्दी से बताइए हमारा 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 14 का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, और चौथा भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई भी सही हो सकता है। तो पहला देखिए हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कमज़ोर की बात क्या है, बहुत कमज़ोर है। तो स्तर, यानी प्राथमिक स्तर पर क्या कह रहा है कि उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना। अगर यहाँ पे देखिए नींव का कमज़ोर आप प्रश्न में दे दिया है तो याद रखिएगा उच्च नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर से, यानी किसी की जड़ मजबूत रहेगी तभी तो उनकी जो शीर्ष है वो मजबूत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे देख रहे थे। 15वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, कौन सी है देख लेते हैं। मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र, ये सभी व्यक्तिगत भेदभाव के। अभी देखिए ऊपर ही आप लोगों को नोट्स में बताया गया था व्यक्तिगत भेदभाव के समान किस प्रकार के छात्र होते हैं। 3 प्रकार के छात्र होते हैं, मेधावी होते हैं, फिर इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा सामान्य होता है, तीसरा जो होता है पिछड़े बालक होते हैं। तो इसमें देखिए व्यक्तिगत भिन्नता की बात किया है, यहाँ पे भेदभाव की समस्या है, कौन सा है, मेधावी छात्र है,
यहाँ पे पिछड़े बालक हैं, सामान्य हैं, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे ये सभी के साथ जाएगा। यहाँ पे ये सभी है। देखिए क्या होता है, क्लास में जो अब पढ़ाएंगे तो तीनों स्तर के बालक मिलेंगे, ठीक है, तीनों स्तर के बालक मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ बालक जो होते हैं तुरंत सीख लेते हैं, ठीक है, और कुछ बालक जो होते हैं, सामान्य बालक जो होते हैं, ये थोड़ी सी देर समझ में आती है, लेकिन कुछ बालक जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो जो मेधावी छात्र होते हैं वो ऊब जाते हैं, ठीक है, ऊब जाते हैं एक ही प्रश्न को बार बार पढ़ते हुए। जो सामान्य बालक होते हैं वो तो दूसरे बार में सीख लेते हैं, अगर अधिक बार और प्रयास किया जाए तो ये भी ऊब जाते हैं, लेकिन पिछड़े बालक को बार बार अभ्यास कराने से ही सीखने में यहाँ पे उनको रुचि आएगी, उनको ज्ञान प्राप्त होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा सभी जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं 16वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 16वां प्रश्न ये कर रहा है कि गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र पहला करा है कि नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्षता पा सके, और दूसरा करा है बढ़ावा, यहाँ पे पढ़ाना संबंधित कौशल में निपुणता हो जाए, और तीसरा करा है कि नई अवधारणाओं को स्पष्ट कर सके, और चौथा करा है कि ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना सीख सके, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। तो देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा, बढ़ाना संबंधित, यहाँ पे पढ़ाना, ठीक है, पढ़ना संबंधित कौशल में निपुणता प्राप्त करना, यानी उनको पढ़ने में कितनी प्रकार अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी योग्यता यहाँ पे प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आइए कुछ फैक्ट हैं उसको जान लेते हैं। देखिए पाठ्यक्रम की संचालन की समस्या, देखिए अभी आ गया ना प्रश्न में आप लोगों को प्रॉब्लम, आप यहाँ पे कैरिकुलम, यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की संरचना का बड़ा महत्व है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर बाल केंद्रित तथा शिक्षण से संबंधित समस्याओं यहाँ पे सिद्धांतों का आधारित होना चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पे जो होता है, माध्यमिक यानी प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, संरचना का अभिव्यक्त न होना भी एक बड़ी समस्या है। यानी आपको क्या करना है कि पाठ्यक्रम की जो महत्व है वो सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। पहले बालकों को कुछ सरल देना चाहिए, जैसे क्या करना चाहिए, 2 + 2 = 4 होता है, ये सीख लिए तो आपको क्या करना चाहिए, बालक को थोड़ा सा स्तर उसका बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 2 कितना होगा, तो आप अगर सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, बालक धीरे से आसानी से सीख लेगा, तो 4 होगा, ये बता देगा फटाक दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने उचित दृष्टिकोण का प्रभाव। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जन मानस में गणित के प्रति उचित यहाँ पे दृष्टिकोण का अभाव, यहाँ पे देखिए कह रहा है लॉक ऑफ प्रॉपर व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक यहाँ पे व्यापक विषय है, फिर भी उचित दृष्टिकोण न बन पाना एक समस्या है। विद्यालय में अध्यापकों का विद्यार्थियों में इस विषय के प्रति सकारात्मक सोच की कमी है। गणित की महत्व की समझ की काम यहाँ पे कारण उचित दृष्टिकोण का अभाव नजर आता है। यानी जो है बालक के अनुरूप लेके चलना चाहिए हमें, उनकी दृष्टिकोण क्या है, वो पढ़ने में किस प्रकार से रुचि ले रहे हैं, उस अनुसार लेके चलना चाहिए। आधुनिकतम, यहाँ पे देखिए आधुनिकतम शिक्षण विधियों की कमी, देखिए आ गया ना ऑप्शन में, आप लोगों को था ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए करा है कि गणित, यहाँ पे देखिए करा लॉक, अब यहाँ पे मॉडर्न यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे मेथड, ठीक है। यहाँ पे पहला करा है कि गणित एक विषय के रूप में अपने व्यापक स्वरूप को समेटे हुए है। याद रखिएगा गणित का खुद की एक भाषा होती है, याद रखिएगा गणित की खुद की एक भाषा होती है, ठीक है। और सबसे पुरातनतम, यानी सबसे यहाँ पे पुरातनतम गणित कौन सी है, तो याद रखिएगा अंक गणित है, ठीक है, याद रखिएगा अंक गणित है। ये सब बता दिया गया है, लेकिन फिर भी याद आ गया, बता दे रहे हैं। विषय वस्तु ग्रहण करती है, नवीन स्वरूप लेता है। गणित के शिक्षण में आधुनिकतम शिक्षण विधियों की कमी दिखाई देती है। कुछ परंपरागत, यहाँ पे कह रहा है कुछ परंपरागत आधुनिक विधियों का यहाँ पे प्रविधियों की सहायता से निपुणता, यहाँ पे सहायता से गणित शिक्षण में यहाँ पे अपनी अपूर्णता को प्राप्त न कर पाता है। आज गणित में जितना बल दिया जा रहा है उतना ध्यान रखें कि आधुनिकतम शिक्षण विधियों का यहाँ पे प्रतिपादन होना चाहिए। यानी आपको बालक किस प्रकार से टैबलेट द्वारा सीखना चाहिए, मोबाइल द्वारा सीखना चाहता है, किस प्रकार से सीखना चाहता है, उसमें रुचि क्या है, आप क्या करिए, विद्यालय में प्रोजेक्ट लगा दीजिए। आप प्रोजेक्ट के माध्यम से आप ब्लैक बोर्ड पे आप फोकस करके बालक को सिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उत्तर नीचे दिए गए हैं, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सर्च करिए यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में जाके आप क्या करिए, यूट्यूब में जाके आप सर्च करिए परमा एजुकेशन, ठीक है, परमा एजुकेशन को सर्च करिए, और सर्च करने के बाद क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा पढ़ने के बाद, और स्क्रीनशॉट के जो दिए गए हैं, जो नोट्स दिए गए हैं, उसे आप क्या करिए, आप अपने स्तर के अनुसार उसे नोट बना लीजिए अपने समझ के अनुसार, ठीक है। और आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आशा करते हैं कि अच्छे ही जो प्रश्न बनाए गए हैं अच्छे ही होंगे आप लोगों के स्तर के अनुसार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।